नमस्कार, स्वागत है आपका बिहाइंड द क्राइम के एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज एक और कहानी, एक और नई कहानी और आज की कहानी बाकियों की कहानी के मुकाबले एक बार फिर से काफ़ी अलग होने वाला है। आज की कहानी मैं लेकर के आया हूँ यूनाइटेड स्टेट्स से और ये कहानी एक लड़की की है। एक ऐसी लड़की जो कि महज 18 वर्ष की थी जब उसके प्राण हर लिए गए और उसके जीवन में जो कुछ बहुत अच्छा होने वाला था उसको वो सब हासिल करने से एक समय पर रोक दिया गया और उसके प्राण हर लिए गए थे। ये कहानी वैसे आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में जो लड़कियां स्कूल एंड कॉलेजेस में हैं उनको इस बात की जागरूकता रहे, इस बात की जानकारी रहे कि वो अपने आसपास जिन लोगों के साथ रह रही हैं, इन लोगों के आसपास रह रही है, उनके मंसूबे किस तरीके के हैं, किस तरीके के रावण हमारे बीच में ही रहते हैं और एक समय आने के बाद वो अपनी असली शक्ल हमें दिखाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज कहानी एक ऐसे ह्यूमन प्रेडेटर की, एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 12 लड़कियों का कत्ल किया और उसने अपने मन की मंसूबों को पूरा करने के लिए उन लड़कियों का इस्तेमाल किया। और जब उसको पकड़ा गया तो ये किस्सा जब खुला तो पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स उस समय दंग रह गया था। उस दौरान उसको पकड़ने के लिए पूरे देश के अंदर एक देशव्यापी आंदोलन टाइप का छिड़ गया था। जितने भी लोग थे, पेरेंट्स थे, शिक्षक थे, अभिभावक थे, हर कोई एक साथ इसके खिलाफ आकर के आवाज़ उठाई थी। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से पूरा का पूरा केस रहने वाला है, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। दरअसल ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट आज का हमारा रहने वाला है, ये है साल 2014 का। ये वो समय था जब इंटरनेट धीरे धीरे एक्सप्लोर होना शुरू हो चुका था। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट जो है फैलने लगा था काफ़ी तेज़ी से। हमारी इस कहानी के अंदर 3 प्रमुख पात्र रहने वाले हैं। सबसे पहले हाना ग्रैहम, हमारे इस पात्र की जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं वो निभाने वाली हैं और वही वो लड़की हैं जिनको इस स्टोरी के अंदर किडनैप किया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा जो इसके अंदर एक अक्यूज़ रहने वाला है, आरोपी रहने वाला है, उसका नाम है जेसे मैथ्यू जूनियर। अब कौन है जेसे मैथ्यू जूनियर और इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, सब कुछ एकदम शुरू से कड़ी दर कड़ी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ 13 सितंबर 2014 की उस मनहूस रात को, जिस रात किडनैप होता है किसका, हाना ग्रैहम का। हाना बचपन में, वैसे तो उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में उनका पूरा परिवार रहा करता था। जब वो 5 साल की हुई तो उनका पूरा का पूरा परिवार शिफ्ट हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में इसके बाद ये लोग रहा करते थे। तो शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी बेहतरीन थी हाना, अच्छे खासे उनके मार्क्स आते थे, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा थी, काफ़ी सुंदर भी थी वो दिखने में। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऑल इन वन वो एक अच्छी लड़की थी और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना चाहती थी। कोई ख़राब उनको शौक़ नहीं थे, शराब वगैरह नहीं पीती थी, अपने लिमिट में रहा करती थी, अपने माता पिता का हर एक कहना मानती थी। जब हाना 18 साल की थी तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में उनका एडमिशन कराया गया, काफ़ी एक नामी गिनामी यूनिवर्सिटी है अमेरिका का, और वहाँ पे रह करके वो पढ़ाई कर रही थी। तो 13 सितंबर 2014 की वो रात अपने दोस्तों के साथ, सबसे पहले उनका एक पार्टी का प्लान था। पार्टी के लिए निकलने से पहले वो अपनी माँ को इन्फॉर्म करती हैं, अपने पिता को इन्फॉर्म करती हैं, मैसेज करती हैं, एकदम एक आइडियल बेटी की तरह, जिस तरीके से एक बेटी को अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर वो घर से बाहर जा रही हैं तो वो इन्फॉर्म करती हैं और पार्टी के लिए निकलती हैं। शाम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वो अपने घर से पार्टी के लिए निकलती हैं। उसके बाद सबसे पहले वो रेस्टोरेंट में जाती हैं। रेस्टोरेंट में वो लोग कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद एक दोस्त के घर पर, फ्लैट पर ये पार्टी होनी थी पूरी की पूरी, वहाँ पर पार्टी होता है, वहाँ पे वो लोग शराब पीते हैं। तो तकरीबन इन सब होते होते, पार्टी वार्टी होते होते रात के तकरीबन 12:30 बीत चुके थे, 12:30 बज चुके थे। और उसके बाद हाना ग्रैहम को अजीब सा फील होने लगता है, एकदम से उनकी तबीयत ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। तो हाना ग्रैहम अपने दोस्तों से कहती है कि यार मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अभी निकलती हूँ, मैं बाद में आप लोगों से बात करती हूँ और अगर होगा तो हम लोग बाद में एक बार फिर से पार्टी करेंगे।
तो हाना ये कह के वहाँ से निकल जाती है। उनके दोस्त उनको कहते भी हैं कि चलो हम तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ें थी, उनका जो घर था वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में वहीं आस-पास में ही था, ज़्यादा वहाँ पे फासला था नहीं, ज़्यादा दूरी थी नहीं जहाँ पे पार्टी हो रही थी जिस अपार्टमेंट में और जहाँ पे वो रहती थी उस अपार्टमेंट के बीच में। तो वहाँ से वो निकलती हैं और उसके बाद इधर-उधर वो टहलने लगती हैं। अब सीसीटीवी कैमरा की जब फुटेज आती है इस पूरे इंसिडेंट के बाद, जब पुलिस सर्विलांस निकालती है, तो उसमें ये चीज़ सामने दिखाई देती है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि हाना ग्राहम उस अपार्टमेंट से निकलने के बाद सड़क पर इधर-उधर ऐसे ही टहल रही हैं काफ़ी समय तक। तकरीबन 12:30 से 1 बज जाता है और हाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जा कहाँ रही हैं और आखिर उन्हें जाना कहाँ है। ऐसे में जब उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो वो अपनी दोस्त को मैसेज करती हैं कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं खो गई हूँ। अब वो खो चुकी थी, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि उनके इसी खोए हुए उनके इसी पल का इंतज़ार कोई और शख्स काफ़ी समय से कर रहा है। उसका नाम है जेसे मैथ्यू जूनियर, जो इस कहानी का हमारा अक्यूज़्ड है, हमारा आरोपी है। जैसे मैथ्यू जूनियर के बारे में अब थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। वो एक पार्ट टाइम कैब ड्राइवर हैं, वो प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं। तो कुछ चीज़ें उसके बारे में ये है कि बचपन से ही उसके साथ काफ़ी सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उसको काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान किया गया था, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता था कि बड़े होकर के उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था और यही गुस्सा वो बाकियों के ऊपर उतारना चाहता था। जब साल 2002 में उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वहाँ पे उसने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, वहाँ से उसको निकाल दिया गया था। साल 2003 में उसने दूसरे किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया था। अब उसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी। उसके नेचर को लेकर के ये बात उसके घर वाले कहते थे कि वो नेचर वाइज काफ़ी अच्छा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी जो रही थी, उन्होंने भी जब पुलिस के साथ बात की थी बाद में, तो उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि नेचर वाइज ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि वो एक क्रिमिनल माइंडेड है या फिर बहुत एविल माइंडेड बंदा है, लेकिन किसी के मन के अंदर क्या चीज़ चल रही है वो कोई भी नहीं समझ सकता। अब वापस आते हैं अपने इस इंसिडेंट के ऊपर। तो हाना ग्राहम अपने घर का रास्ता भटक चुकी थी, अपने दोस्त को उन्होंने मैसेज कर दिया था। अब जैसे मैथ्यू जूनियर की नज़र पड़ती है हाना के ऊपर, वो देखता है कि यार एक लड़की यहाँ से यहाँ टहल रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है। तो वो थोड़े समय हाना का पीछा करता है और ये चीज़ कैमरे की फुटेज में भी दिखाई देती है। और एक समय के बाद वो हाना के कमर में हाथ डालता है और उसके बाद साथ साथ उनके चलने लगता है। अब हाना चूँकि नशे में थी, उनको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था और एकदम से वो उनके साथ चलने लगती हैं। अब फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में और थोड़ी सी उनको शराब पिलाई जाती है, कुछ खिलाया पिलाया जाता है। वहाँ पे एक और मैसेज वो अपने दोस्त को करती हैं। वो मैसेज करती हैं कि आई एम स्टक्ड, मुझे लग रहा है कि मैं फंस चुकी हूँ। लेकिन जब ये मैसेज उनके दोस्त के पास पहुँचा तो उन्हें चीज़ समझ नहीं आई कि वो किस पर्सपेक्टिव से, किस चीज़ को लेकर के ये स्टेटमेंट, ये मैसेज उन्होंने लिखा है। तो इसको उन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं और उस समय वो पार्टी कर रहे थे क्योंकि, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अब हाना ग्राहम को लेकर के जैसे मैथ्यू जूनियर वहाँ से निकलता है और उनको अपनी कार में बिठाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब 14 सितंबर आता है और हाना का कोई भी अता पता नहीं था। सुबह हो चुकी थी। हाना के जितने भी दोस्त थे वो उनके घर पे फ़ोन मिलाते हैं, उनके माता पिता से पूछा जाता है, लेकिन हाना का कोई भी अता पता नहीं था। पार्टी की रात के बाद हाना सुबह अपने घर पहुंची ही नहीं थी। अब ये एक बहुत बड़ा मामला था क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया एक काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है और उसकी एक छात्रा इस तरीके से रात में गायब हो जाए, उसका कोई अता पता ना लगे, ये एक बहुत बड़ी घटना वहाँ पर मानी जा सकती थी। अब इन्हीं सब को लेकर के तकरीबन 3-4 दिन पहले तो खूब ज़्यादा खोजा जाता है कि भाई हो सकता है पार्टी करने के बाद किसी और दोस्त के घर चली गई हो, किसी के साथ चली गई हो सकता है कि वापस आ जाए। 3-4 दिन बहुत खोजने के बाद, परिवार वालों के बहुत सोर्स लगाए जाने के बाद भी कुछ चीज़ हासिल नहीं होती है। तब वहाँ जा कर के डिसाइड किया जाता है कि भाई पुलिस की हेल्प ली जाएगी। पुलिस इसके अंदर अपना इनपुट देती है। पुलिस जितने भी सर्विलांस है, कैमराज हैं, सीसीटीवीज़ हैं, सबको खंगालना शुरू करती है। और जो इस वीडियो के अंदर आप सीसीटीवी के फुटेजेस देख रहे हैं, ये फुटेजेस को सबसे पहले पुलिस निकालती है और उसके बाद कड़ी दर कड़ी 1-1 मिनट की, भाई कहाँ पे थी सबसे पहले हाना, उसके बाद कहाँ गई, कैसे गई और अंत में जाकर के वो किस गाड़ी में बैठी थी, हर चीज़ को कड़ी दर कड़ी मिलाया जाता है।
तो उन सब से ये चीज़ समझ आती है कि भाई जैसे मैथ्यू जूनियर ने उसको अपने साथ बिठाया और उसको लेकर के वहाँ से चला गया, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं थी किसके बारे में, हाना ग्राहम के बारे में। अब ये वो समय था जब पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हाना ग्राहम के लिए आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी थी। पूरे देश के अंदर पता चल चुका था कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक लड़की गायब हो चुकी है। रात में जब वो पार्टी करके लौट रही थी तो उसको एक शख्स ने किडनैप कर लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर वहाँ से चला गया। अब टेलीविज़न चैनल्स पे ये चीज़ बात हो रही थी। उसके जितने भी दोस्त थे वो अपने अपने लेवल पे उसको ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे थे। उसके लिए कैंडल मार्चेस निकालने शुरू हो चुके थे। मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके परिवार ने जब कुछ समय गुजर चुके थे, वो नहीं मिली थी, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके अंदर आकर के उन्होंने पूरे देश का आभार भी जताया, मीडिया का आभार जताया कि जिस तरीके से लोग जो हैं उनकी बेटी को ढूंढने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स को दे रहे हैं, वो उनको काफ़ी ओवरवेलमिंग लगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि काफ़ी दिन गुजर चुके थे, 5-6 दिन गुजर चुके थे, अभी तक हाना का कोई भी अता पता नहीं था। पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी थी। अब ऐसे में ये तो समझ आ गया था कि भाई जैसे मैथ्यू जूनियर के साथ वो गई थी, क्योंकि सीसीटीवी में साफ साफ चीज़ें नज़र आ रही थी। तो जैसे ही मैथ्यू जूनियर के घर पर, वहीं पर टेक्सास में उसके घर पे ढाबा बोला जाता है। उसके घर पे जब ढाबा बोला जाता है तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर कुछ नाखून मिलते हैं, कुछ ब्लड यानी खून लगे हुए टॉवल्स मिलते हैं, फ़ोन मिलते हैं, सिम कार्ड मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसको लेकर के पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद जांच करना शुरू कर देती है। अब कुछ दिन बाद पुलिस को अपने सोर्सेज से ये चीज़ पता चलती है कि टेक्सास के बीच के पास एक टेंट, यानी कि जो टेंट होता है ना, बीच पर टेंट लगा करके एक शख्स कुछ दिनों से रह रहा है। अब ये चीज़ पुलिस को एक सोर्स ने बताई थी, क्योंकि उस दिन ना पुलिस ने ना एक वांटेड वाला पोस्टर भी लगवाया था, जिसके अंदर ये इनामी राशि भी दी थी कि भाई अगर कोई इस शख्स का पता बताएगा तो उसको 1.5 के डॉलर, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख, 150 के डॉलर, सॉरी 150 के डॉलर, यानी कि 1.5 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। अब लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया और उन्होंने उसका पता पुलिस को बताया। तो पुलिस ने फिर उसको वहाँ से अरेस्ट किया और उसके बाद अब ये पता करने की बारी थी कि आखिर हाना कहाँ है। उससे पूछा गया कि भाई हाना ग्राहम कहाँ है, तो उसने सबसे पहले बताने से इनकार किया। तो अब उसी शहर से थोड़ी दूरी के ऊपर एक जंगल वाला इलाका था, जहाँ पे 2 से 3 घर थे, वहाँ पे एक कुआं था। उस कुएं के पास से कुछ बॉडी मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उसको सबसे पहले तो बॉडी को उठाया जाता है, वहाँ से उसको लैब में भेजा जाता है, उसकी डीएनए सैंपलिंग की जाती है, तो पता चलता है कि हाँ भाई वो हाना ग्राहम की ही लाश है। अब उसकी लाश मिल चुकी थी। अब जहाँ पे उस लाश को फेंका गया था, वहाँ पे आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि हाँ सर, 13 सितंबर की रात 14 सितंबर के आसपास एक शख्स यहाँ पर आया था, उसकी गाड़ी भी यहीं पर है और उसने यहाँ पे हाना ग्राहम की लाश को फेंका था। वो अक्सर यहाँ पे आया करता था। वो वही गाड़ी थी जिस गाड़ी से जैसे मैथ्यू जूनियर ने हाना ग्राहम को किडनैप किया था। और 32 साल के जैसे मैथ्यू जूनियर ने 18 साल की हाना ग्राहम के साथ पहले रेप किया और उसके बाद उसका खून कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ चालू की और उससे एक एक चीज़ उगलवाने की कोशिश की कि किस तरीके से उसने हाना ग्राहम के साथ ही बर्बरता की, उसको पहले किडनैप किया और आखिर क्यों उसको प्रताड़ित किया। तो बाद में चीज़ें जो निकल कर सामने आई वो ये बताती हैं कि जैसे मैथ्यू जूनियर लगातार उसी इलाके में हर रात को आता था, वहीं पे घूमता था, वहीं पे टहलता था, अलग अलग लड़कियों को वो छेड़ने की कोशिश करता था और उनके साथ इसी तरीके की कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता था। जो लड़की उसका सहयोग कर देती थी वो उनको छोड़ देता था, लेकिन जो नहीं करती थी, जो उनका विरोध करती थी या जिनके साथ ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये आगे जाकर के मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको वो मार दिया करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसने अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में भी कुछ मर्डर किए थे, कुछ लड़कियों के पहले रेप किया था, फिर उसका मर्डर कर दिया था। एक बार वो टैक्सी चला रहा था तो एक उसके कैब में एक महिला बैठी हुई थी, उसने उसके साथ भी इसी तरीके की चीज़ें की थी कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो और मुझे वैसा ही करने दो जैसा मैं चाहता हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भाई मैं तुमको जान से मार दूंगा।
उस महिला ने बाद में जाकर के थोड़ी हिम्मत दिखाई और पुलिस को ये सब चीज़ें बताई थी। जब एंड में जाकर के जैसे ही मैथ्यू जूनियर से पुलिस ने जैसे पूछताछ की थी तो उसमें ये फिगर निकला था कि 12 महिलाएं ऐसी रहीं जिनकी उसने हत्या की थी। तो साल 2010 में ऐसे ही एक और महिला थी जिनका नाम हैमिंगटन था, उनकी हत्या भी उसने की थी। उनकी लाश भी बरामद हुई थी जब डीएनए सैंपलिंग वगैरह हुई थी। तो उससे ज़्यादा कुछ इंक्वायरी क्योंकि मिली नहीं थी, ज़्यादा कुछ सबूत मिले नहीं थे, तो इस शख्स के गिरेबान के ऊपर पुलिस जो है अपना शिकंजा नहीं कस पाई थी। लेकिन इस बार पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा था किसके साथ? हाना ग्राहम के साथ। और यही वजह है कि इस बार नहीं बच पाया ये आरोपी। तो ये वो कहानी है जो कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका जिस समय पूरा यूनाइट हो चुका था एक आरोपी को पकड़वाने के लिए, और उन्होंने पूरी यूनाइटी दिखाई थी हाना ग्राहम के लिए। और ये इंसिडेंट आज भी पिछले 1 दशक 2 दशक के आसपास अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़े इंसिडेंट्स में से एक निकल के सामने आता है। तो आज के लिए हमारी कहानी यहीं तक। इससे सीखने के लिए आपके लिए ये है कि हमेशा सतर्क रहें कि आपके आसपास जो लोग चल रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, हमेशा कहता हूँ कि किसी के मन के अंदर आप नहीं झांक सकते कि आखिर क्या चीज़ चल रही है या फिर क्या चीज़ नहीं चल रही है। आपको खुद में वो सतर्कता लानी पड़ेगी, आपको खुद से सतर्क रहना पड़ेगा। और यही एक चारा है इन सब चीज़ों से डील करने का, इन सब चीज़ों को टैकल करने का। इस कहानी के ऊपर आपके व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें बिहाइंड द क्राइम बाय रवि को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।